तो दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं भाई, जिसको फुटबॉल हिस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रेजेडी बोला जाता है। आज हम एक ऐसे नेशन की स्टोरी लेकर आए हैं जिसकी मात्र पॉपुलेशन 11.9 मिलियन है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसमें से एक ऐसी स्क्वाड बनाई भाई, जो कुछ ऐसे टैलेंटेड ग्रुप साथ में आया, असेंबल हुआ, और उन्होंने 4 साल तक भाई फीफा पे नंबर 1 रैंक पे भाई राज किया है, राज। लेकिन उसके बाद भी वो कभी कुछ जीत नहीं पाए, उनके कुछ अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो लोगों को नहीं पता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट कर रहे आज हम चलते हैं और जानते हैं कि आखिर बेल्जियम के साथ ऐसा क्या हुआ, उनका राइज कैसे हुआ, उनका फॉल कैसे हुआ। तो गाइज, हमारी स्टोरी शुरू होती है 2000 में, जब बेल्जियम ने को होस्ट करा था यूरोज, और वो ग्रुप स्टेज से ही भाई बहुत ही गंदी तरह से बाहर हो जाते हैं। और कंट्री के फुटबॉल की हालत बहुत खराब थी, और पुरानी जो जनरेशन थी वो सबके सब प्लेयर भाई रिटायर हो जाते हैं। और टीम जाकर भाई 2007 आते आते 71 रैंकिंग पे सिट करती है भाई। इतना नीचे गिर जाती है उनकी पूरी टीम, और ना ही किसी मेजर टूर्नामेंट में वो क्वालिफाई कर पाती है 2002 से 2012 तक। मिशेल सैबलॉन जो टेक्निकल डायरेक्टर थे बेल्जियम के, उनको ये रियलाइज होगा कि उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल 2 टके का एकदम बकवास सिस्टम है भाई, एकदम 2 रुपए वाला सिस्टम है, उनका कुछ होने नहीं वाला सिस्टम का। और उन्होंने कंट्री में जितनी भी यूथ अकेडमीज थी वहां पे उन्होंने बोला भाई, वो जो डिफेंसिव माइंडसेट है, जो डिफेंसिव फॉर्मेशंस होती है, वो सबको भाई हटाओ, ये सब हटाओ, लात मारो, ये सब गंदगी है, ये सब नहीं चाहिए भाई हमें। और अटैकिंग माइंडसेट को भाई अडेप्ट करो भाई, अब अटैक खेलना, मारना है, पीटना है भाई, घुस घुस के लड़ाई करनी है, बहुत पीछे रह के डिफेंड कर लिया। और उन्होंने हर यूथ अकेडमी को बोला भाई, तुम 4-3-3 खेलोगे भाई, यही हमारी आपसे जो है नई सिस्टम होगा, और इसी पे हर एक बच्चे को लाके खिलाया जाएगा और इवॉल्व करा जाएगा। और इंडिविजुअल्स पे फोकस करेंगे, जो उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स और टेक्निकल कितना हो सकता है बंदा, हर चीज से फोकस करा जा रहा था। और वो हर बच्चे के दिमाग से विनिंग एट ऑल कॉस्ट, जो डिफेंड करके एक स्ट्रेटेजी होती थी लोगों की, उसको बैन करने को कहते भाई, हर बच्चे को वो बताना चाहते कि भाई ये वाली माइंडसेट ये नहीं चलेगी यहाँ पे, और निकाल दो उसको अपने दिमाग से, और भाई अटैक फुटबॉल खेलना, अटैकिंग फुटबॉल खेलना हमें। उन्होंने बहुत सारे फिर यूथ गेम देखे, हर एक चीज का डेटा निकाला, और उसमें से कुछ बच्चों को छांट के निकाला। और भाई वो ट्रिक इतना अच्छा काम कर गई, इतना अच्छा काम कर गई भाई, उस छोटी सी कंट्री में से, उस सिस्टम की वजह से इतने सारे टैलेंट एक साथ निकल कर आने लग गए, सब एक साथ इमर्ज हो रहे थे भाई सीन में, कि ओ यहाँ से ये निकल रहा है, वहां से वो निकल रहा है, अबे तू कहाँ से आया, अबे ये कहाँ से आया। जिसमें केविन डे ब्रुयने थे, एडन हैजार्ड थे, लुकाकू थे, कोर्टुआ थे, और विंसेंट कंपनी थे। और फिर इन सबको असेंबल करके एक टीम बनाई जाती है बहुत बढ़िया। लेकिन ये टीम, सबको लगता है कि ये डोमिनेट करेगी वर्ल्ड आगे जाके, ठीक है, और सबको देख के लग भी रहा होता है यार, सब में इतना पोटेंशियल होता है, सब यंग होते हैं, एक साथ आए होते हैं। और जब वो अपना पहला टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते हैं बड़ा, तो वहां पे एक स्कैंडल निकल कर आता है ड्रेसिंग रूम में, जो पहले से ही ड्रेसिंग रूम में एक डर का माहौल पैदा कर देता, सबकी फट जाती है सुन के कि अबे ये क्या हो गया। और फिर पता लगता है कि जो केविन डे ब्रुयने थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका अफेयर चल रहा होता है जो टीम के कीपर होते हैं कोर्टुआ, उसके साथ। और डे ब्रुयने की ये सुन के फट जाती है, बिल्कुल सदमे में चला जाता है। एक तो बेचारा ऐसे ही उसका चेहरा देख के लगता है कि यार ये सदमे में है, तो वो सोचो उसको सुन के उसके और कैसा लग रहा होगा, उसकी तो एकदम फट गई होगी। और भाई कोई भी होगा यार इंसान, उसको बारे में जब उसको पता लगेगा कि यार उसकी बंदी का पट्टा तो कोई और ही निकला, तो यार उसकी तो फटी जाएगी। और तब टीम के जो मैनेजर थे मार्क विल्मोट्स, वो पूछते हैं केविन डे ब्रुयने से कि हम कोर्टुआ को किक कर दें। लेकिन केविन डे ब्रुयने भाई यहाँ पे मना कर देते हैं, कहते नहीं भाई, कंट्री के लिए मैं अपनी पर्सनल चीजों को सामने नहीं लाऊंगा, और वो जो है कोर्टुआ को टीम में रखते हैं, वो नहीं हटाते हैं टीम से। और उसके बाद वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहे, पिच पे साथ में खेले, बढ़िया टीम के साथ जेल किया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनके बीच एक भी इंटरेक्शन नहीं होता था, ना वो बात करते थे, मतलब देखते तक नहीं थे अब एक दूसरे की तरफ वो उस टाइम पे। और उनकी वजह से ड्रेसिंग रूम जो था वो 2 गुटों में डिवाइड हो चुका था भाई, अलग अलग टीम बच गई थी, अलग अलग स्क्वाड बन चुकी थी वहां पे, जैसे हमारे लोकल मोहल्ले में होता था हमेशा। हर एक के मोहल्ले में हुआ होगा यार, तुम्हारे मोहल्ले में भी हुआ होगा, हमारे मोहल्ले में भी यही हुआ है। लेकिन तब लड़की के चक्कर नहीं होता था, तब कोई अलग अलग चक्कर होता था, कभी कभी लड़की का भी चक्कर होता था। और 2014 का जब वर्ल्ड कप आता है, और 2016 का जो यूरोज आता है, उस टाइम बेल्जियम के पास टॉप टैलेंट थे भाई, टॉप टैलेंट। लेकिन वो टैक्टिकल डेप्थ्स में भाई मार खा जाते थे, टैक्टिकली बहुत ही खराब थे वो, बहुत ही बेकार टीम थी वो। तो फॉर एग्जांपल 2014 के वर्ल्ड कप में वो बहुत ही अच्छा जा रहे होते हैं, पर वो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर की स्किल्स पे डिपेंड करते थे, उनका कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होती थी। और जो मैनेजर थे टीम के, वो भाई पूरा डिपेंड करते थे हर एक प्लेयर की स्किल्स के ऊपर। और क्वार्टर फाइनल में आते ही जब किसी का टैलेंट वर्क ही नहीं करता एक साथ अर्जेंटीना के सामने, तो वो 1-0 से हार जाते हैं। और मार्क विल्मोट्स जो उनके मैनेजर होते हैं, उनको बहुत ही क्रिटिसिज्म मिलता है प्लेयर्स की तरफ से, कि भाई ये तो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करना चाह रहे हैं यार, ये तो कोई सिस्टम बना के दे नहीं रही, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे फुटबॉल कैसे खेलना है, ये सब पे डिपेंड कर रहे भाई, हाँ जा तू ये कर देगा, अबे तू ये कर देगा, अबे तू वो कर देगा। सब दोस्ती यारी वाला सीन उनको लगा था कि यार
ये सब साथ में जय लोग हैं, अब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे करेंगे साथ में ये लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनकी सबकी फट जाती है और टीम बाहर हो जाती है क्वार्टर फाइनल्स में अर्जेंटीना के सामने। फिर 2016 का यूरो आता है और सबको लगता है बेल्जियम बहुत आसानी से जीत जाएगी क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम लग रही होती है और उनको एक ऐसा ग्रुप भी मिलता है जहां पे वो बहुत आसान होता है, सबको लगता है यार ये तो बहुत आराम से फाइनल जाएंगे। और बेल्जियम जब क्वार्टर फाइनल्स में वेल्स के सामने आता है जो डेब्यू कर रही होती है अपना टूर्नामेंट में, और लीड भी पहले मिल जाती है उनको, और फिर वही मैनेजमेंट के एरर्स आ जाते हैं अपने जो उन्होंने करे होते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर रिलाई करके, और टीम फिर वहां वेल्स से हार जाती है। भाई वेल्स से हार जाती है टीम, सोचो 3-1 से हार जाती है और वो यूरो 2016 से बाहर हो जाते हैं अंडरडॉग टीम से भाई। और उस टूर्नामेंट के बाद उनके मैनेजर को लात मार के भगा दिया जाता है, बोला जाता है तू निकल यहाँ से, तू एकदम एक नंबर का ढक्कन आदमी है, तेरे को साले कुछ आता ही नहीं है, तू भाई किस बात का मैनेजर बना बैठा हुआ है। और फिर टीम में लाए जाते हैं रॉबर्टो मार्टिनेज। टीम में जब वो आते हैं तो देखते हैं टीम के अंदर बहुत सारी ईगोस हैं, बहुत बड़े बड़े लोग खुद को बहुत 30 मार्का समझ रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि यार ये कुछ जीते नहीं, इनके अंदर इतनी सारी ईगो अभी से है, यार ये तो मोहल्ले वाले लौंडे हो रहे हैं बिल्कुल, सबके अंदर एक अपनी अलग ये ऐठन है, तो उनको लगता है कि यार अब सबको लाठी देनी पड़ेगी, सबके पीछे जो है देना पड़ेगा डंडा तेल लगा के। और वो आगे बहुत ही आसानी से ईगोस को मैनेज कर लेते हैं ड्रेसिंग रूम की और बहुत ही बढ़िया अटैकिंग फुटबॉल खिलाना शुरू करते हैं टीम को। और फिर 2018 का वर्ल्ड कप आता है और वो वहां पे बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और जापान को भाई कमबैक मार के हराते हैं 3-2 से राउंड ऑफ 16 में। और फिर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में वो ब्राजील के सामने जाते हैं जो टूर्नामेंट की फेवरेट होती है, लेकिन भाई उनको जो हराते हैं भाई, ओ हो क्या मैच था वो, इतना जोरदार मैच था और इतनी बढ़िया खेलती है बेल्जियम की भाई सब लोग तारीफ करने लगते हैं, सबको लगता है भाई ये टूर्नामेंट तो इन्हीं का है, ये सब एक साथ अब यहाँ पे पीक कर रहे हैं। और फिर सेमीफाइनल आता है फ्रांस के अगेंस्ट और बेल्जियम भाई पोजीशन पूरा डोमिनेट कर रही होती है और फिर आगे जाके एक कॉर्नर आता है और गोल पड़ जाता है बेल्जियम के ऊपर। उस गोल के बाद फ्रांस आगे चुपचाप बैठ जाती है भाई पीछे और सबको लगता है कि भाई ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये कुछ मास्टर क्लास दिखाएंगे, कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दिखाएंगे, लेकिन सबकी परफॉर्मेंस धरी रह जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता, ना ही हैजार्ड ना ही केडीबी, और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं और वो 3rd प्लेस पे फिनिश करते हैं 2018 के वर्ल्ड कप में। और एक तरह से वो उनका पीक था, उसके बाद सबको लगता था कि टीम और अच्छा खेलेगी, बट वही उनका पीक था, उसके बाद उनका कभी उस तरह का पीक आया ही नहीं। 2018 वर्ल्ड कप के बाद से 2022 वर्ल्ड कप से पहले तक भाई बेल्जियम नंबर 1 पे बैठी रहती है, 4 साल तक नंबर 1 रैंकिंग में बैठे रहते हैं भाई वो लोग। सोचो तुम एक ऐसे जड़ेले लोग हो यार जो कुछ जीत नहीं रहे हो लेकिन फिर भी नंबर 1 रैंकिंग में बैठे हुए यार, ये तो पाकिस्तान के बैट्समैन की तरह हो रहे हैं जो बायलैटरल्स में जीत जीत के नंबर 1 पे आ जाते हैं, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स की बारी आती है तो भाई ग्रुप स्टेज में ही मार के भगा दिए जाते हैं। और भाई स्क्वाड भी धीरे धीरे एज कर ही रही होती है क्योंकि भाई ऑलरेडी सबको 8-8 10-10 साल हो चुके हैं साथ में, और विंसेंट कंपनी वहां पे रिटायरमेंट भी ले लेते हैं और रॉबर्टो मार्टिनेज यंग प्लेयर्स को लाने से भाई मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं इन्हीं के ऊपर रिलाई करूंगा, इन्हीं के सहारे मैं जो है एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया हूं और मैं इनके सहारे ही जीत के दिखाऊंगा सबको। एक उनकी भी एक जिद रहती है ऐसी, उनको लगता है कि जो एडन हैजार्ड होता है वो उनको कुछ भाई बड़ा जिता के दिखाएगा, लेकिन एडन हैजार्ड तो भाई खुद मुठ मार के इंजर्ड पड़े रहते हैं वहां पे, हर टाइम जब देखो तब वो इंजर्ड ही पड़े रहते थे, कभी इधर गए तो पलट गए इंजर्ड हो गए, उधर गए तो पलट गए इंजर्ड हो गए, एक नंबर का मुठबाज था एडन हैजार्ड भाई, इस वजह से बेचारा जो है इंजर्ड ही रहता था। भाई जब शरीर में कमजोरी होगी तो तुम इंजर्ड ही होगे ना, सीधी सी बात है। और फुटबॉल एक ऐसा गेम है भाई जहाँ पे कमजोरी बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहां पे भाई तुम्हें एकदम फिट होना पड़ता है। और भाई 2020-21 में जब यूरो आता है तो एडन हैजार्ड की पूरी तरह से फट चुकी होती है, उनके बिल्कुल हर तरफ से लहू बह रहे होते हैं, उनके पीछे से लहू बह रहा होता है, उनको न जाने कितनी सारी इंजरीज चल रही होती है, बंदा फिट नहीं रहता बिल्कुल भी। रियल मैड्रिड में जाने के बाद विंसेंट कंपनी अलग रिटायर हो चुके होते हैं, उनका डिफेंस की भी उम्र हो रही होती है, सब यार बुजुर्ग बन रहे होते हैं धीरे धीरे। वो किसी तरह ग्रुप स्टेज तो क्वालिफाई कर लेते हैं टॉप करके, लेकिन जब नॉकआउट्स में आते हैं तो उनकी फट जाती है। नॉकआउट्स में वो राउंड ऑफ 16 में सबसे पहले पोर्चुगल के सामने आते हैं और उनको 1-0 से किसी तरह हरा देते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वार्टर फाइनल जहां पे वो इटली से 2-1 से हार जाते हैं और भाई उनका टूर्नामेंट का सफर खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है उनके साथ, कोई इज्जत नहीं रह जाती उन लोग की। और भाई फिर आता है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतार में, और वहां पे टूर्नामेंट से पहले ही क्रैक्स सबको दिखने लग जाते हैं स्क्वाड का भाई कि ये इनकी फट चुकी भाई, इनसे अब नहीं होने वाला, इनके अंदर वो जवानी का जोश अब नहीं रहा, सब बुढ़ा गए हैं, सब झड़ चुके हैं भाई, अब इनका खड़ा नहीं होता है भाई, सबको पता लग जाता है भाई ये इनसे अब नहीं होने वाला। जब तुम्हारा खड़ा ही नहीं हो रहा तो तुम परफॉर्म कैसे करोगे, जोश कैसे आएगा तुम्हारे अंदर, एक मोटिवेशन होता है यार खड़ा होने के बाद आदमी के अंदर, और इनका खड़ा ही नहीं हो रहा होता है। और भाई जब 2022 का वर्ल्ड कप शुरू होता है और उनका कनाडा के साथ सबसे पहला मैच होता है जिसमें वो बहुत मुश्किल से 1-0 से जीतते हैं, और टूर्नामेंट से पहले एक इंटरव्यू होता है केविन डे ब्रुयने का, जो एक खतरनाक सा वो चीजें बोलकर चले आते हैं और सबकी फट जाती है।
वो बोलते कि हमारा कोई चांस ही नहीं है भाई, हम अब बुढ़े हो चुके हैं, हमारा जो चांस था वो 2018 में था और हमारी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन अब सब जो है बुढ़े हो चुके हैं भाई, सबका खड़ा होना बंद हो चुका है, दवाई भी दे रहे हैं तो भी किसी का खड़ा नहीं हो पा रहा है। तुम गोल अगर होल में ही नहीं मार पाओगे तो तुम फिर क्या कर पाओगे यार, तुम कैसे टूर्नामेंट जीतोगे। और फिर उसके बाद भाई जो टीम का डिफेंस होता है टूर्नामेंट से पहले, वो जब सुनता है कि भाई ये तो यार हमारी बेइज्जती है यार, तुमने हमारी मर्दानगी के ऊपर यार सवाल उठा दिया, तुमने ये कैसे बोल दिया यार कि जो है हमारा खड़ा नहीं होता है और हम जो है बुढ़ा गए हैं। और फिर जब दूसरा मैच आता है मोरक्को के सामने जिसमें वो 2-0 से हार जाते हैं, और लास्ट मैच आता है क्रोएशिया के साथ जिसमें वो 0-0 ड्रॉ करते हैं और टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं। तो मोरक्को से हारने के बाद उनके लेजेंडरी डिफेंडर यान वर्टोंगन खेलते हैं भाई केविन डे ब्रुयने को और बोलते हैं कि भाई हमने बहुत ही खराब खेला, फ्रंट से भी आगे वालों का भी खड़ा होना बंद हो चुका है, वो भी सब झड़ चुके हैं। और उसके बाद फिर रिपोर्ट आती है भाई कि ड्रेसिंग रूम में पेलम पाली हो गई है, एक महा घमासान युद्ध चल रहा, महाभारत चल रही भाई केविन डे ब्रुयने और यान वर्टोंगन और एडन हैजार्ड के बीच में। और फिर लुकाकू आगे बीच में छुड़ाते हैं भाई, सबको अलग करते हैं भाई, अरे क्या कर रहे हो, अरे भाई यार सब अपने भाई बहन है, तुम लोग कहाँ लड़े जा रहे हो आपस में। और फिर वही उसके बाद पूरी टीम की केमिस्ट्री बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है भाई। जो गर्मी थी, जो चलती जवानी का जोश था, वो सबका जा चुका होता है और सबके बीच में एक जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड टूट जाता है। और रोबर्टो मार्टिनेज भाई उस क्रोएशिया के मैच के बाद रिजाइन कर देते और भाग जाते, कहते भाई ऐसे लोग को मैं झेल नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ रेवोल्यूशन लेकर आया था, ये तो मेरे बाल जड़ा देंगे सारे। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि भाई वो कैसे कामयाब नहीं हो, कैसे वो फेल हो गए। एक इतनी बढ़िया भाई गोल्डन जनरेशनल टैलेंट एक साथ आया और सब मिला, एक ही एज के सब साथ में खेलने वाले, और कैसे ये कुछ जीत नहीं पाए, कैसे ये कहाँ मार खा गए। तो आओ जरा थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। तो भाई जो बेल्जियम का सिस्टम था, जब बेल्जियम का पूरा सिस्टम चालू होता है, जब नया माइंडसेट आता है, तो उसमें से एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकल कर आ रहे होते, मिडफील्डर्स निकल कर आ रहे होते, सेंटर बैक्स निकल कर आ रहे होते एक से एक, पर उसमें से कभी भी एक भी नेचुरल फुल बैक नहीं निकल कर आया होता है। और उनका जो पास डेकेड होता है वो पूरा समझ लो, ये जो पूरी जनरेशन होती है जब साथ में खेल रही होती है, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं पीछे के मिड में, उनके कुछ विंगर्स और कुछ डिफेंडर्स होते हैं जिनको पूरी उनकी प्रॉपर पोजीशन पे डिप्लॉय भी नहीं करा जाता है। और दूसरा रीजन ये था कि भाई लैक ऑफ डेप्थ, मतलब उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन है, फ्रांस है, ये वो टीम्स है कि भाई अगर इनकी तुम एक मेन टीम हटा दो उसके बाद भी इनकी बेंच से एक बहुत बढ़िया 11 निकल कर आ जाएगी, दूसरी तीसरी टीम, ठीक है। पर बेल्जियम में ऐसा सीन रहता है कि अगर एडन हैजार्ड, लुकाकू, केविन डे ब्रुयने ये सब अगर इंजर्ड हो गए, ठीक है, तो बेंच पे कोई है नहीं यार इनको रिप्लेस करने के लिए वर्ल्ड क्लास टैलेंट। कोई एकेडमी से कोई बच्चा नहीं निकाल के ला पाते ये लोग रिप्लेस करने के लिए उनको, कि आगे प्रोसेस को बढ़ा सके। और एक और रीजन होता है कि जैसे बाकी की जो टीम्स होती है उनके अंदर एक रूथलेस विनिंग मेंटालिटी होती है, ठीक है, उनको पता होता है भाई हमें गेम जीतना है, कैसे जीतना है, उनके अंदर एक एलीट स्मार्टनेस होती है, ठीक है। बट बेल्जियम वो लैक कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैच चल रहा होता है, ठीक है, बेल्जियम ने जैसे लीड वगैरह ले ली, ठीक, सामने वाली टीम ने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करी और टैक्टिकली उन्होंने चीज़ों को चेंज करा, तो बेल्जियम की फट जाती थी, एकदम हग मारते थे भाई वो फील्ड पे और बिल्कुल फ्रीज हो जाते थे सब। अबे अब क्या करें, अब ये क्या कर रहे हैं ये लोग यार, ये तो हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा, उनके साथ ये हो जाता था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बेल्जियम पीक तो कर गई, बट बेल्जियम कभी एक डायनेस्टी नहीं बना भाई। उनके पास टैलेंट था, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी, उनके एकेडमी के प्लेयर्स अच्छे अच्छे निकल कर आते नहीं थे, उनके जो स्टार प्लेयर थे वो उन्हीं पे पूरा रिलाय करते थे कि भाई यही मैच जिताएंगे हमें। और टैक्टिकली कोई इतना खास टीम होती नहीं है बेल्जियम। अगर बेल्जियम की बात करें कंपेयरिंग टू अदर टीम्स, भाई एक ट्रेजिक लेगेसी रही है उनकी पूरी, समझ लो। इतने सारे प्लेयर आए, इतने सारे इंटरनेशनल मैचेस खेला सबने मिलके, लेकिन एक भी ट्रॉफी नहीं हाथ लगी उनके, सब अपना ही नुन्नू हाथ में पकड़ के बैठे रह गए। और फिर जब गोल्डन जनरेशन के कुछ प्लेयर्स रिटायर हो गए, चले गए, तो उसके बाद जो टीम की हालत थी वो खराब से बदतर हो गई, बहुत ही बकवास हालत हो गई नए मैनेजर के अंडर। कोर्टुआ तो भाई टीम ही छोड़ के चले गए सिर्फ एक कैप्टन आर्म बैंड के लफड़े की वजह से। और जो दिखाता है भाई कि कितनी ईगो है प्लेयर्स के अंदर, जो है छोटी छोटी चीज के लिए सारे लड़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर जिनका खड़ा होना तो बंद हो गया है, लेकिन अभी भी उस ईगो में है कि नहीं मैं एक साथ जो है पूरी टीम खड़ी कर सकता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, यही थी बेल्जियम के गोल्डन जनरेशन की एक ट्रैजिक स्टोरी। भाई इतना सारा कुछ होने के बाद भी कुछ ना उखाड़ पाए वो लोग, और लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं, देखते हैं फुटबॉल की भाई बेल्जियम कुछ जीते, घंटा कुछ जीतेगी बेल्जियम, साले कुछ नहीं जीतने वाली। भाई बेल्जियम की हालत बहुत खराब है और बेल्जियम से उम्मीद लगाना भी अब बेकार है। तो आई होप सबको मजा आया वो स्टोरी सुन के। भाई ऐसी बहुत सारी फुटबॉल की स्टोरीज हैं जो मैं आगे लेकर आऊंगा। अगर तुम्हारे माइंड में कोई स्टोरी रहा करे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, साइलेंटली वीडियोस देख के भाग मत जाया करो,
मुझे सजेशन दोगे तो मेरे दिमाग की बत्ती चलती है, तो मैं आगे और वीडियो बनाने का सोचता हूँ। मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब तुम लोग वीडियोस देख के कमेंट करते हो। जाने से पहले हमारा एक गेमिंग चैनल है, वो चेकआउट कर लो। और हमारे गेमिंग चैनल पे गाइस गेम मिल जाएगा आपको, हमारा एक स्क्वाड है पूरा, साथ में गेम खेलता है, वहाँ पे बहुत सारी हरामीगिरी करते हुए मिल जाएंगे। और हमारा इंस्टाग्राम भी है salty boys_yt करके। चलो गाइस, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।